तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 351 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग को मारने के लिए सिविका ने एक स्टार टावर के बंदे को बुलाया होता है और थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिविका अपने लिविंग क्वार्टर्स वर्चुअल वर्ल्ड में रह रहा होता है और सिविका अपने बगल में एक सिल्वर मास्क स्किनी शॉर्ट मैन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि चलो मैं तुमसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये हमारे ऑटोमेटेड कैंप का है जिसका नाम ब्लैक जेड एम्पर है, जो कि पैंगवान रेस से मौजूद है। यहाँ दिखाया जाता है कि वो एक वाइल्ड बीस्ट की तरह लग रहा होता है जिसके पास 2 ब्लेड्स होते हैं और ये ब्लैक जेड एम्पर ये एक टेलीपोर्टेशन में बहुत ज्यादा माहिर है, जो कि एक पाइनिकल एम्पर में आते हैं। अब दिखाया जाता है सिविका जो कि मोमोबू जो कि 1000 आईरेस से होता है उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है ब्लैक जेड ये डेड सोल एम्पर है 1000 आईरेसेस में और यहाँ पे अपने 7 बैटल में बहुत ज्यादा नाम कमा चुके हैं। ये दोनों ब्लैक जेड एम्पर डेड सोल एम्पर होते हैं, दोनों पाइनिकल एम्प्रेस होते हैं और दोनों की रेपुटेशन के मुताबिक देखा जाए तो यहाँ पे डेड सोल ज्यादा रेपुटेटिव होते हैं। वहीं पे यहाँ पे कई सारे एम्प्रेस होते हैं जो कि उनके हाथों भी मारे गए होते हैं। अब यहाँ पे हमें शॉर्ट ब्लैक जेड को दिखाया जाता है जो कि मोमोबू की तरफ देखता है और वो कहता है डेड सोल एम्पर तुम तो क्या स्टार टावर में थे तो तुम यहाँ क्या कह रहे हो। तो मोमोबू स्माइल करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे बस यूं ही आ गया, मुझे बस काम था। और दिखाया जाता है कि वो उन सबके साथ बहुत ही फ्रेंडली बिहेव कर रहा होता है। अब यहाँ पे हमें ब्लैक जेड को दिखाया जाता है जो स्माइल करते हुए कहता है कि स्टार टावर से यहाँ पे आना और सीवी की तरफ देखकर कहता है कि साथ सीवी के ने तुम्हारे लिए बहुत ही ऊंची इनाम रखी है तभी तुम यहाँ पे आ गए हो, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे स्टार टावर से तुम्हारा आना यहाँ पे लाजमी बताता है कि तुम ऐसे छोटे मोटे जगह पे इतनी छोटी सी बात के लिए तो नहीं आओगे। अब यहाँ पे मोमोमू कहता है कि क्या तुम भी आ रहे हो, ये तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे उनकी लोकेशन आउटर रीजन्स में होती है और आउटर रीजन में अलग अलग डेंजरस लेवल के सेपरेटेड होते हैं और यहाँ जी मेन कॉन्टिनेंट यहाँ की ह्यूमैनिटी में 26 कैंप का सबसे डेंजरस पैलेस माना जाता है, लेकिन देखा जाए कंपेयर किया 27 बैटलफील्ड में तो यहाँ पे यहाँ जी मेन कॉन्टिनेंट में थोड़ा सा डेंजरस माना जाता है जो कि उससे एक लेवल ऊपर है। लेकिन यहाँ पर का सबसे डेंजरस स्पॉट स्टार टावर ही होता है। यहाँ पे स्टार टावर उसके भी और भी ज्यादा लेवल अप होते हैं। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि स्टार टावर में बहुत सारे एम्पस एक साथ रहा करते हैं। यहाँ पे ऑफिशियल लेवल अंडाइन बैंक तो कमजोर मान जाते हैं और ब्लैक जेड एम्पर आगे कहते हैं कि चलो फिर तो हमें एक साथ मिलना चाहिए और यहाँ पे उस सिल्वर विंग एम्पर के साथ डील करना चाहिए। तो मोमोबू कहता है कि हम यहाँ पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं, फिर बाद में हम लोग सेटलमेंट सब गुड्स पे और बाकी सब पे डिस्कस करेंगे और यहाँ पे हम लोग बाकी सब इनकाउंटर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो सिविका स्माइल करता कहता ठीक है ठीक है। फिर में सीन चेंज को बताया जाता है कि सिविका ने 2 एम्प्रेस के साथ डिस्कस कर लिया होता है, उन्हें यहाँ पे सिल्वर विंग एम्प्रेस से लड़ने के लिए बुलाया होता है। यहाँ पे उनको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट्स भी मिलने वाले थे और यहाँ पे लू फेंग से जो पॉइंट्स या सामान मिलने वाले थे उन सब का भी वो सब बंटवारा करने वाले थे। यहाँ पे वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और हंसते हुए कहता है कि ये सारे मेरे मेन प्लान के मुताबिक चल रहा है। यहाँ पे तो कॉन्जिक्यूटिव प्लान्स होते हैं, हालांकि यहाँ पे उसे सिल्वर एम्पर को मारना होता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि तभी उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, तभी उसका गुस्सा में होता है। अब यहाँ पे वो बोट एम्प्रेस को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा सा चिंतित होते और कहते सिविका सिविका। अब सिविका खड़ा होता है और कहता है कि यहाँ पे मुझे रिग्रेट हो रहा है और दिखाया जाता है कि यहाँ पे मैं तुमसे डील नहीं कर सकता। तो दोनों एम्पर बहुत ज्यादा गुस्से होते और कहते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, आखिर तुम मना क्यों कर रहे हो। अब यहाँ पे प्लान सेट था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एक दूसरे में बटेंगे और सब लोग अपने मूव के लिए रेडी थे, लेकिन कोई भी अभी भी अपने मूव को स्टार्ट नहीं करने वाला था। अब यहाँ पे सिविका ने मना किया था, उसका भी एक रीजन होता है। इसके सामने एक स्क्रीन अपीयर होता है और वो कहता है जरा इस पे देखो। यहाँ पे डिस्प्ले पे दिखाया जाता है यहाँ पे सिविका स्कैन कर रहा होता है, उसके स्क्रीन पे एक बड़ा सा सिल्वर विंग बीस्ट फ्लाई कर रहा होता है और सडनली वहाँ पे हाफ ट्रांसपेरेंट स्ट्रेट हाउस अपीयर हो जाता है जो कि अनडाइन एनर्जी
से स्प्रेड हो रहा होता, जिसके बाद वो गायब हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ आपको नहीं पता, तो चलो अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा। वैसे देखकर वो दोनों एम्पर शॉक हो जाते कि क्या वो तो हवा में से गायब हो गया, और कहते ये तो टेलीपोर्टेशन है, क्या क्या सच में टेलीपोर्टेशन है? तो यहाँ पे सिविका कहता है कि हाँ ये टेलीपोर्टेशन ही हुआ है, ये डिस्पर सिल्वर विंग एम्पर बहुत ज़्यादा क्राफ्टी है, मैंने इसको सीक्रेटली फॉलो किया था, लेकिन एक्चुअली इसने अपने एलाई से हेल्प ली है, इसने मदद ली है, और यहाँ पे इसने टेलीपोर्टेशन का यूज किया है। ये मेरे स्कैनर डिवाइड डायरेक्टर रेडियस से बहुत दूर निकल चुका है और मैं नहीं जानता कि आखिर वो कहाँ गया है। तो इसे सुनकर ब्लैक जेट और डेड सोल दोनों के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, वो दोनों हेल्पलेस हो जाते हैं और यहाँ पे वो दोनों कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर सिविका आगे कहता है कि ये मैटर यहीं पे नहीं खत्म होने वाला है, मैं यहाँ पे उस पर बाउंटी लगा दूंगा, अपने सारे एलाइज की यहाँ पे काउंटलेस एलाइज उसे खोजना शुरू करेंगे, और जब यहाँ पे वो उसे ढूंढ लेंगे यहाँ पे मैं तुमको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोनों एम्पर हामी भरते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं कि फिर तो हमारे पास कोई करने का रास्ता नहीं है। जिसके बाद वो वहां से कहता है मुझे जाना चाहिए, और वो वर्चुअल वर्ल्ड में चला जाता है, और यहाँ पे ब्लैक जेट भी चला जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें मिल जाए तो यहाँ पे तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और देखा जाए तो दोनों एम्पर्स ऑब्वियसली अनहैप्पी थे, यहाँ पे नाखुश थे कि यार डील हो गया यार, अभी देखो यार ये मना कर दिया है। दिखाया जाता सिविका को जो कि वहीं रुका होता गुस्से में होता, और दिखाया जाता वो गाली दे रहा होता, टेबल पे जोर से मुक्का मारता और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता हूँ, तुम यहाँ से कैसे जा सकते हो। यहाँ पे सिविका को दिखाया जाता है कि जो अपने लार्ज अमाउंट ऑफ एलाइज के पास इंफॉर्मेशन भेजता है, और यहाँ पे लू फेंग के ऊपर बाउंटी लगा देता है कि जो भी उसके कोऑर्डिनेशन को यहाँ पे खोज कर रखेगा उसको मैं इनाम दूंगा। अब आगे चल के लू फेंग भी एक बंदे से बदला लेना होता है, तो उस पर भी बाउंटी रख देता है, और यहाँ पे ये सब करना लाजमी है, ये सब करते भी हैं। और अब फिर हमें सीन चेंज कर मेन कॉन्टिनेंट के एजेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दो स्लेट हाउस उस मेन अपीयर लैंड में आते हैं, जहाँ पे एक माउंटेन जितना बड़ा होता है, वो कोई और नहीं गुलिनर बीस्ट होता है, ये ह्यूज सिल्वर विंग बीस्ट होता है, और उसी के बगल में एक छोटा सा 10 मीटर टॉल लेडी होती है जिसके पास मिस्ट्री विंग्स होता है, और उसकी पूरी की पूरी हाफ बॉडी ट्रांसपेरेंट होती है जो कि इंचेंटिंग की तरह लग रही होती है। उसके ऊपर रॉब आर्मर में होता है, और उसकी आंखें वो सीन के जैसे गहरा लग रही होती है। गोल्डन हॉर्न भी उसकी तरफ जो कि लिटिल डॉट की तरफ दिख रही होती है उसकी तरफ देखता है, कहते हैं स्टार फैंटेसी एम्पर मेरी मदद के लिए शुक्रिया। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उसी ट्रांसपेरेंट विंग लेडी को जो कहता है कि यहाँ पे मैंने तुम्हारी मदद कर दी है और इसी से मुझे आराम से 10 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स मिल रहे हैं, अगर तुम्हें फ्यूचर में भी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो तुम मुझे बुला सकते हो। यहाँ पे किसी पाइनिकल ऑफिसर को मारने से अच्छा तो यहाँ पे मुझे तुम्हें बचाना है, मुझे तुम्हें बचाने से 10 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स मिल गए। जिसके बाद वो कहता है कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं जा रही हूँ, और यहाँ पे वो कहती है सिल्वर विंग्स एम्पर मैं यहाँ से जाती हूँ। जिसके बाद वो बीच भी हामी बढ़ता है, वो गायब हो जाती है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं हुआ क्या, अब लू फेंग को पता था कि वो मुझे पक्का फॉलो कर रहा होगा, इसी कारण लू फेंग ने अपने एलाई से मदद मांगी और एक स्टार फैंटेसी एम्प्रेस से मदद मांगी जो कि टेलीपोर्टेशन कर सकती थी, और लू फेंग ने उसे 10 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स देने को कहा, जिसके कारण वो वहाँ पे आई। लू फेंग को वहाँ से टेलीपोर्ट करके बहुत दूर लेके आई जाके वो वहाँ पे स्कैनर में न दिख सके, और यहाँ पे उस सेविका को लू फेंग के बारे में पता भी नहीं होता कि आखिर वो गया काम। यहाँ पे लू फेंग ने यह सारी चालाकी की होती है, और फिर यहाँ पे लू फेंग सोचता है कि 10 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स एक ही बार में खत्म करने के लिए अगर ह्यूमन वो को बात करें तो यहाँ पे उनके लिए भी उनके पास भी इतना नहीं होगा। स्पेंडिंग मनी वो भी यहाँ पे एक थ्रेट से बचने के लिए ये तो काम करता है। अब यहाँ पे लू फेंग सोचता है कि एक लाइट ईयर दूर टेलीपोर्ट होने के बाद सिविका मुझे डेफिनेटली फाइंड नहीं कर सकता है। लू फेंग ने इन सब को पहले से डिड्यूस कर लिया होता है, और लू फेंग ने डिसीजन भी बना लिया होता है कि यहाँ पे वो अपनी मदद के लिए पैसे भी इन्वेस्ट करने वाला है, जो यहाँ पे लू फेंग बहुत ही अच्छा भी करता है। लू फेंग सोचता है कि वो अपने थर्ड सीनियर ब्लड ट्रस्ट एम्पर को भी मदद के लिए बुला सकता है, लेकिन यहाँ पे वो आउटर रीजन बैटलफील्ड में नहीं थे, और यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस गॉड कंट्री रिपोसेशन करना, तो इसके कारण उनकी गॉड कंट्री भी रिवील हो जाती है। यहाँ पे ये मनी का वर्दी नहीं रखता। फिर यहाँ पे लू फेंग सिंपली किया होता कि अपने इलाके ही एक टेलीपोर्टेशन मैन को बुला के यहाँ पे खुद को टेलीपोर्ट कर लिया होता है। अब यहीं पे ये सब बात होती है जिसको मैं स्किप करता
था। फिर हमें सीन चेंज कर लूफेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने मेन कॉन्टिनेंट में फ्लाई करके जा रहा होता है और बबाता की वॉइस तभी लूफेंग से कहते हैं लूफेंग लूफेंग यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोटिस है जो कि तुम्हें देखना चाहिए। दिखाया जाता है कि लूफेंग ने जो स्कैनर लिया होता है यहाँ पे ग्रुप ऑफ अदर रेस अंडाइंग्स होते हैं, वहां से लूफेंग को पता चलता है कि 920 मिलियन किलोमीटर कुछ अदर रेसेस के अंडाइंग भी होते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। अब लूफेंग अपने कंट्रोल रूम में बैठ जाता है, स्क्रीन की तरफ देखता है, वहां पे जो थ्री अंडाइंग बात कर रहे होते हैं उसके ब्रॉडकास्ट को प्लेबैक करने लगता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो सब बात कर रहे होते कि 50 मिलियन इंडिगो जेम्स, और वो सब हंसते हुए कहते हैं हम ये तो बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट है। 50 मिलियन इंडिगो जेम्स सिर्फ एक सिल्वर विंग एम्पायर के कोऑर्डिनेशन को रिवील करने के लिए, जैसे ये कंफर्म किया जाएगा हम लोगों के पास 50 मिलियन इंडिगो जेम्स आ जाएंगे। आखिर ये बाउंटी आखिर ये आया कहाँ से, ये रिवॉर्ड जो इन्फॉर्मेशन देने की है ये बहुत ही अमीर लगता है जिसको भी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पे दूसरा कहता है कि कौन जानता है यहाँ पे इतना कौन पैसा खर्चा कर रहा है, लेकिन हमें क्या है, हमें तो सिर्फ कोऑर्डिनेशन बनाना है, यहाँ पे हमें क्या करना है। और क्या आता है वो पुअर सिल्वर विंग एम्पायर उसके तो लगने वाले हैं। और अब फिर सीन चेंज को लूफेंग को दिखाया जाता है जो कि इन सारी डिटेल्स को देख रहा होता है। बबाता उसे कहते लूफेंग यहाँ पे एनिमी लगता है गिव अप नहीं करने वाला है। तो लूफेंग कहता है कि फिर तो ये मैंने जैसा सोचा था वैसा ही एक्सपेक्टेड था, मैंने उसके एक इम्पॉर्टेंट शिप को चुराया है जो कि उसके 9 एब्सोल्यूट गॉड कंट्री के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देखा जाए तो उसने इस पब्लिक ब्रॉडकास्ट को कर दिया है इस ऑटोमन अलायंस की तरफ से यांजी मेन कॉन्टिनेंट में। और वो कहता लगता है उस बंदे के पास जरूर ना जरूर कोई बैकअप होगा जो कि इतना कॉन्फिडेंस है मुझसे डील करने के लिए, और यहाँ पर उसने इन सबको पब्लिक कर दिया। लूफेंग कहता लगता है कि मुझे अपने गोल्डन और बीस्ट को अभी रिवील नहीं करना चाहिए। तो वाता भी कहती हाँ यहाँ पे कॉशियस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लूफेंग ने अंदाजा लगा लिया था कि अगर वो अपने सिल्वर बीस्ट एम्पायर को निकालेगा तो यहाँ पे सबको पता चल जाएगा और यहाँ पे वो अटैक करने के लिए आ सकता है। लूफेंग को पता होता है कि शायद उसने अपने साथ कोई ना कोई एम्पायर लेवल पाइनिकल को जरूर रखा होगा। ऐसे लूफेंग डिसाइड करता है कि अभी के लिए वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट को यूज नहीं करेगा, अपने ह्यूमन बॉडी से ही सबको मारा करेगा। फिर यहाँ पे लूफेंग कहता है डैम मेरी स्कैनर भी बहुत ज़्यादा कमजोर है, यहाँ पे मैं उसकी पोजीशन का भी अनुमान नहीं लगा पाया। अगर यहाँ पे एनिमी की स्कैनर मुझसे ज़्यादा एडवांस हुई तो यहाँ पे वो मुझे एडवांटेज ले लेगा, लेकिन अगर मेरी एडवांटेज ज़्यादा हुई तो मैं स्कैनर पावरफुल होना चाहिए। जिसके बाद लूफेंग कहता है मैं ज़्यादा डील नहीं कर सकता, मुझे 26 कैंप की ओर जाना होगा, वहाँ पे मुझे बहुत ही हाई प्राइस से यहाँ पे एक अच्छे स्कैनर को खरीदना होगा। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो सिर्फ मेन कॉन्टिनेंट की आगे बढ़ने लगता है, वो अभी 26 कैंप की ओर जाने लगता है जहाँ पे जाने के लिए लूफेंग को 1 साल आधा साल लगने वाले थे। अब यहाँ पे हमें लूफेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे यांजी मेन कॉन्टिनेंट के सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट पे होता है और वहाँ पे स्पेस रिपर और ब्लैक ब्लेड सिर्फ अपेयर होता है और ट्रैवल कंप्लीट होता है। फिर हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक बंदा कहते हैं योर मेजेस्टी आपको 6 दिन और लगने वाले आउटर रीजन मेन कॉन्टिनेंट में जाने के लिए। यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रेगमेंट्स जो कि बहुत बड़े हैं जिसके लिए हमें अब बहुत लंबा टाइम लगने वाला फ्लाई करने के लिए, इसलिए अभी 1 से 2 महीने लग जाएंगे यहाँ पे जाने के लिए। तो यहाँ पे मैं उसी ब्लैक आर्मर बंदे को दिखाया जाता जिसकी मैंने पहले ही एपिसोड में बात कर ली होती, जो क्या था यांजी कॉन्टिनेंट मेरा पहला स्टेप होने वाला है। दिखाया जाता है सीन चेंज कर यहाँ पे एक यूथ अपने यूनिवर्स ट्रेवल में होता है और लूफेंग के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं शिप में। कहता है वहाँ अब लूफेंग अपने ट्रेवल पॉइंट की ओर देख रहा होता है जहाँ पे उसे ट्रेजर्स का एहसास होता है। लूफेंग की बॉडी में एक एक्साइटमेंट फैल जाती है और यहाँ पे लूफेंग को ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई भिखार हो जो कई सालों से यहाँ भूखा हो, वैसा ही लूफेंग के अंदर भी हो रहा होता है। उसकी हर एक सेल उसकी हर एक बॉडी में उमड़ पड़ती है। यहाँ पे लूफेंग हर एक डायरेक्शन से लॉक हो चुका था, लूफेंग को कुछ एहसास हो रहा होता है। यहाँ पे देखा जाए तो वो जो बंदा वहाँ पे आया था ना उसी का लूफेंग को शायद एहसास हुआ होगा। लूफेंग कहता है कि यहाँ पे ये फीलिंग वैसा ही है जैसा कि मेरे पास जनरल आर्मर हुआ करता था सोल्जर आर्मर के लिए। अब लूफेंग इन सारी बातों से क्लियर था कि यहाँ पे वो दोनों ने लूफेंग को यहाँ सीवर किया था, लेकिन जो फीलिंग अभी लूफेंग को महसूस हो रही थी वो उन दोनों आर्मर से भी ज्यादा हो गई थी। और लूफेंग यहाँ कहता कि आखिर ये क्या है जो कि मुझे इस तरह से बुला रही है। अब सीन चेंज कर यांजी मेन कॉन्टिनेंट C9 सिल्वर कलर ब्लूटिक शिप को दिखाया जाता है जहाँ पे लूफेंग के एक्सप्रेशन सीरियस होते हुए कहता है कि ये डिस्टेंस कम होते जा रहा है, हम और भी क्लोज होते जा रहे हैं। लूफेंग
जैसे उसके पास जा रहा होता है वहां पे वो उसको महसूस कर पा रहा था। लेकिन लू फेंग देखता है कि जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है वो चीज मूव कर रहा है। लू फेंग कहता है कि क्या ये चीज आके मुझसे दूर क्यों जा रही है, इसका मतलब एक ही चांस है कि ये उसी नेमलेस मैनुअल से लिंक है और यहाँ पे हो सकता है किसी दूसरे ट्रेस से लिंक है, जैसे कि सोल्जर और जनरल आर्मर जो कि मुझे बुला रही है। लू फेंग को महसूस हो रहा था कि ये बहुत ही मिस्टीरियस है, यहाँ तक कि नॉर्मल पीपल को ये एहसास भी नहीं होता। जैसा कि साउलिंग्स और बेस्कोर आर्मर ये काउंटलेस पावरफुल वॉरियर्स जिनमें प्राइमर के सिटी पे आते हैं उसको लिया होता है और देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ट्रेस है। लेकिन लू फेंग को कभी भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि साउ विक्स और बेस्कोर आर्मर उसे अपनी तरह आकर्षित कर रहे हैं। लू फेंग ने इसके बारे में चेक भी किया होता कि क्या कोई ऐसा भी ट्रेजर है जो कि लोगों को अपने तरह बुलाता है, अपने तक आकर्षित करता है। और लू फेंग को उन सारी इंफॉर्मेशन से यही पता चला होता है कि ये ट्रेजर्स के लिए जो भी होता है जो उसको बुलाता है उसके लिए बहुत ही हाई रिक्वायरमेंट्स होता है। यहाँ पे जैसे लू फेंग को अपने लिए नेमलेस मैनुअल को ट्रेन करना पड़ता है, इसी कारण ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। लू फेंग कहता है मैंने चेक किया था कि इस वर्चुअल ट्रेजर स्टोर में यहाँ पे कोई भी मिस्टीरियस गॉड आर्मर नहीं है जो कि एक बंदे की पावर 1000 सेक्टर या फिर 10,000 सेक्टर लॉट के बराबर कर देता है। ऐसा स्पेशल आर्मर मतलब यहाँ पे मेरे पास बहुत ही कम अथॉरिटी है, यहाँ पे अभी तक मैंने इस अथॉरिटी से एक को भी नहीं ढूंढ पाया हूँ। यहाँ पे सोल्जर और जनरल आर्मर ये दोनों वुलोंग स्टारफील्ड में काउंटलेस ईयर्स से थे लेकिन कोई भी इसके पावर का डिस्कवर नहीं कर पाया था। लू फेंग इन सारी बातों से एक ही समझ निकालता है कि यहाँ पे ये सारे ट्रेस उस नेमलेस मैनुअल से लिंक होते हैं या फिर ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जो इन सब के बारे में जानते हैं। लू फेंग यहाँ पे क्यूरियोसिटी से कहता है कि ये मूव कर रहा है आखिर ये है क्या, क्या ये ट्रेजर से या कोई लाइफ फॉर्म। अब दिखाया जाता है कि दिन बीतने लगते हैं। लू फेंग उसी शिप को फॉलो कर रहा होता है उसी मेन कॉन्टिनेंट की तरफ। अभी एरिया बहुत बड़ा होता है, यहाँ तक कि सब लाइट से भी यहाँ फ्लाई किया जाए वो भी 3 महीनों के लिए तो यहाँ पे वो पूरे के पूरे मेन कॉन्टिनेंट एरिया में फ्लाई कर सकता है। लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो कहता है हम लोग और भी नजदीक है और देखा जाए लू फेंग कहता है कि आधे महीने में हम उसके बहुत ही करीब हो जाएंगे। लू फेंग अभी 3 महीनों से उसका पीछा कर रहा है। लू फेंग को पता चल जाता है कि वो एक शिप के जैसा है। अब डिस्टेंस छोटा होता जा रहा था। लू फेंग पहले 10 किलोमीटर दूर होता है। लू फेंग पर्पसली अपने शिप को रोक लेता है। लू फेंग अपने उसी शिप को रोक लेता है। दिखाया जाता है 10 बिलियन किलोमीटर, अब दिखाया जाता है 9 बिलियन 8 बिलियन और डिस्टेंस कम होते जा रहा है। एक ही ब्लिंक में यहाँ 5 घंटे पास आउट हो जाता है। लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है नहीं ये मेरे तरफ टूवर्ड्स आ नहीं रहा है, ये मेन कॉन्टिनेंट की तरफ जा रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये शिप प्रोबेबली मुझे सेंस नहीं कर पा, नहीं तो आखिरकार ये मेरे पीछे कैसे आ सकता है। और वो कहता है लगता है कि यहाँ पे ओनर ऑफ शिप उसे भी इनसाइड सोल्जर और जर्मन आर्मर का महसूस नहीं हो रहा है। लू फेंग कहता है फिर तो ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे लू फेंग इस ट्रेजर्स को फील कर पा रहा है और एनिमी इस ट्रेजर्स को फील नहीं कर पाया, तो इससे अच्छा लू फेंग का क्या ही हो सकता है। लू फेंग ऑर्डर करता और कहता है उसके पास यहाँ पे उसके पास जाने लगता है। बात भी क्या थी ठीक है। अब लू फेंग उसी शिप के मिस्टीरियस ट्रेजर्स की ओर जाने लगता है। यहाँ पे डिस्टेंस कम होते जाता है 3 बिलियन 2 बिलियन किलोमीटर और दिखाया जाता है सिंचन्स का उस ब्लेड लैक शिप को जो कि मेन कॉन्टिनेंट के ऊपर फ्लाई कर रहा होता है। यहाँ पे एक ब्लैक आर्मर यूथ अपने शिप के कंट्रोल रूम में होता है जो कि बाहर देख रहा होता है और कहता है ये तो सच में एक बैटलफील्ड है जहाँ पे इन दोनों मेन कॉन्टिनेंट की सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स आते हैं। यहाँ पे 2 महीने फ्लाई करने के बाद मैंने ऑलरेडी 10 टाइम्स यहाँ स्ट्रॉन्ग वॉरियर से क्लास कर लिए हैं, जिनमें से कुछ पेक्यूलर टेक्निक्स को भी यूज करते हैं जो कि मुझे बहुत ही मजेदार लगे। यहाँ पे ऐसा नहीं लगता कि इतनी भी पावरफुल बंदे हैं। अब यहाँ पे एक अंडरलिंग जो कि उसके अंदर काम करता है और कहता है ये आउटर रीजन वॉर है और यहाँ पे बैटल यहाँ 4 पाइनिकल रेसेस में हुआ करता है। अब यहाँ पे वो लोग बात कर रहे हो तो ब्लैक आर्मर आगे कहता है कि क्या यहाँ पे हमारे रेस का कोई पाइनिकल बंदा बन सकता है। अब देखा जाए तो उसकी रेस भी स्ट्रॉन्ग थी लेकिन वहाँ पे एक डिफरेंस होता है स्ट्रॉन्ग रेस और पाइनिकल रेस में। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत और यहाँ पे पाइनिकल मतलब टॉप पे रहने वाला, उसकी जितनी पावर एक एब्सोल्यूट वॉरियर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे वो अंडरलिंग कहता है योर मेस्टी। यहाँ पे यूनिवर्स में 6 पाइनिकल रेसेस है जहाँ पे एक को पाइनिकल रेस बनना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और नेचुरली ये है कि हम लोग पीक पे नहीं आ सकते तो यूथ भी हम ही बढ़ता। फिर सिंचन्स का यूनिवर्स का सीन दिखाया जाता जहाँ पे 6
टाइटैनिक रेसेस होते हैं जो कि ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स से एक साथ फाइट कर रहे होते हैं। अब देखा जाए तो वो इनविंसिबल नहीं है, लेकिन उन्हें एक दूसरे के इंस्टेंट के बारे में पता होता है। और यहाँ पे फिर से वही सा अलायंस के बारे में बताया जाता है जो कि ह्यूमंस और डेमंस का होता है, जिसको मैं स्किप करता या फिर दिखाया जाता है वो दोनों सिर्फ एक दूसरे के क्लोज आ रहे होते हैं। 1 बिलियन किलोमीटर लू फेंग का ये स्कैनिंग एरिया होता है। लू फेंग क्लियरली उसके कोऑर्डिनेट्स को महसूस कर पाया होता है जहाँ की वो ट्रेस होता है। लू फेंग क्या था कि वो अभी 990 मिलियन किलोमीटर आ चुका है। और यहाँ पे लू फेंग क्या था बताता, क्या तुमने कुछ डिस्कवर किया है? अब देखा जाए तो 990 मिलियन किलोमीटर लू फेंग का स्कैनर अभी भी उस शिप के डिस्टेंस को नहीं पिक कर पाया था। लू फेंग यहाँ पे दो शिप को डिस्कवर करता, एक तो 510 मिलियन दूर होता है, एक तो 780 मिलियन किलोमीटर दूर होता है। बताता क्या था कि अभी तक हमने अपने टारगेट को डिस्कवर नहीं किया। तो लू फेंग कहता है क्या? यहाँ पे फिर लू फेंग ऑर्डर करता है कि और भी उसके डायरेक्शन को फॉलो करो और नजदीक जाते जाओ। डिस्टेंस छोटा होता जाता है, 800 मिलियन किलोमीटर 76 करते करते बहुत ही क्लोज होता है। मैं बताऊं उसे क्या थी कि ये डिस्टेंस 420 मिलियन किलोमीटर है, लेकिन कोई भी अभी तक शिप डिटेक्ट नहीं हुआ है। हम लोग अभी यहाँ पे सबलाइट की स्पीड से फ्लाई करें तो ये देख कर लू फेंग के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। लू फेंग को एहसास हो गया था कि जो ट्रेजर है वो सबलाइट की स्पीड से फ्लाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे लू फेंग की स्कैनर भी उसको स्कैन नहीं कर पा रही है। और बिगेस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि यहाँ पे जो लू फेंग के पास स्कैनर है और एनिमी के पास जो स्कैनर है, तो एनिमी की स्कैनर लू फेंग से ज्यादा एडवांस है। लू फेंग कर्स करते हुए कहता है कि जब हम लोग उस ऑटोमन वॉरियर से मिले थे तो उसके पास भी मुझसे ज्यादा एडवांस, और क्या सच में इसके पास भी मुझसे ज्यादा है? अब तभी लू फेंग उस शिप को ऑर्डर करता है कि रुक जाओ, और यहाँ पे शिप भी रुक जाती है और दिखाया जाता है वो ब्लेड वहां से कंटिन्यूसली फ्लाई करने लगता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो एक दूसरे के पास आने लगते हैं और यहाँ पे डिस्टेंस श्रिंक होने लगता है 380 मिलियन किलोमीटर, 360, 300 मिलियन किलोमीटर। और लू फेंग ये महसूस कर लेता है कि यहाँ पे उसने अपने डायरेक्शन को चेंज कर लिया है और वो लू फेंग की तरफ आने लगते हैं। और यहाँ पे उन्हें और इसे देख कर लू फेंग को एहसास हो जाता है कि हम लोग डिस्कवर हो चुके हैं, एनिमी ने हमें ढूंढ लिया है और एनिमी ने हमें डिस्कवर कर लिया है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि एनिमी ने तो लू फेंग को डिस्कवर कर लिया। क्या एनिमी लू फेंग को खरीद कर मारने वाला है? क्योंकि यहाँ पे एनिमी के पास लू फेंग से ज्यादा एडवांस स्कैनर है। तो क्या लू फेंग इस बार भी खतरे में पड़ने वाला है और क्या लू फेंग यहाँ पे उसको मारकर उस ट्रेजर्स को ले लेता है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।